नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube मंच में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम एक अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक फिल्म के बारे में आप सभी के साथ बातचीत करने जा रही हूँ। वह फिल्म है फूले। यह फिल्म फूले दंपति के जीवन पर आधारित है, जिसके निर्माता हैं अनंत महादेवन। इस फिल्म में पत्र लेखा पॉल ने माता सावित्रीबाई फूले एवं प्रतीक गांधी ने महात्मा ज्योतिबा फूले के व्यक्तित्व का अभिनय किया है, जो कि बहुत चर्चित फिल्म है और बहुत दबे कुचले शोषित लोगों के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। रियल स्टोरी पे बनी हुई है ये फिल्म। तो आज इस फिल्म में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर अमित जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी हमारे इस मंच में। धन्यवाद। तो मिस्टर अमित जी से इस फिल्म के बारे में चर्चा और परिचर्चा करते हैं, देखते हैं कि क्या इस फिल्म ने हमारे समाज में क्या संदेश दिया है। बहुत सारे हमारे ऐसे प्रश्न होंगे अमित जी से। तो अमित जी, आपका पुनः ही हमारे इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपको हम ले लेते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि फूले मूवी 2025 में रिलीज हुई। इसके बहुत सारे दृश्य काट दिए गए हैं। इस फिल्म को बनाने में इतने साल क्यों लग गए, जबकि गैर जरूरी कहानियों पर तुरंत ही फिल्में बनाई जाती हैं। तो बताएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को कि इस मूवी को बनाने में इतने वर्ष क्यों लग गए। इसमें मूवी तो पहले भी बन सकती थी। बिल्कुल, ये डॉक्टर इनकी जायज़ सवाल है। और जिस फिल्म की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, आपने जैसा कि बताया, वो एक ऐतिहासिक फिल्म है, मूवी है। और इसके आने से पहले ही इस मूवी का कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। और जैसा कि आपने सवाल में पूछा कि आखिर ऐसी जो मूवीज़ होती हैं या ऐसे फिल्में जो होती हैं, उसके बनाने में परेशानियां कहाँ होती हैं। ये परेशानियां अगर आप उठा करके देखेंगे, जैसा कि आपने बताया कि जिन लोगों ने जिनने ये प्रयास किया, उनको तो सबसे पहले धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि आज़ादी के इतने सालों के बाद महात्मा फूले के ऊपर, ज्योतिबा फूले के ऊपर या माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर उन्होंने हिम्मत करके मूवी बनाई। उन्हें सबसे पहले धन्यवाद दिया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि इतने समय बाद ये मूवी क्यों आई। ये फिल्म जगत के अंदर किसका वर्चस्व है, कौन फिल्म क्या बनाता है या नहीं बनाता है, कौन हिम्मत करेगा। क्योंकि फिल्म को बनाने के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है। बॉक्स ऑफिस पर चलेगा कि नहीं चलेगा, इसको सोचना पड़ता है। कौन डायरेक्टर, कौन निर्माता या निर्देशक किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य से आया है, किस परिदृश्य से आया है, किस बैकग्राउंड से आया है, इस बात से तय होता है कि हॉलीवुड या बॉलीवुड में मूवी किस इशू पर बनाया जाएगा, कौन बनाएगा और किस व्यक्तित्व पर बनेगा। क्योंकि जिन व्यक्तित्व के बारे में हम लोग इस फिल्म की बातचीत में बात करने जा रहे हैं, वो वैसे लोग थे जो स्थापित सत्ता के खिलाफ एक आंदोलन और विद्रोह का बिगुल फूंक रहे थे। वो ऐसे लोग थे जो हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे। वो वैसे लोग थे जो मुक्ति चाहते थे अपने लोगों का, और खुलेआम तौर पर उस ब्राह्मणवादी सत्ता को चुनौती दे रहे थे जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए हाशिए पर रखा था। किसके माध्यम से? धर्म और संस्कृति और भगवान के नाम पर वो उसको चैलेंज दे रहे थे। और खैर ये मनाइए कि वो सारे लोग जो सत्ता को बनाए रखना चाहते थे, जो व्यवस्था को बनाए रखते थे, जो शोषण को बनाए रखते थे, उन्हीं का दबदबा है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर।
वही आज भी उसका एजेंडा तय करते हैं। एक विलेन के ऊपर मूवी बन जाएगी, एक विलेन के ऊपर वेब सीरीज बन जाएगी, एक जमींदार के ऊपर बन जाएगी, लेकिन आप सोचिए कि वो व्यक्ति वैसे व्यक्तित्व के ऊपर जिसने समाज को दिशा दी, जिसने महिलाओं को दिशा दी, महिला शिक्षा की दिशा उसने बदल दी, उस कपल ने, जिसको हम महात्मा फुले और माता सावित्री बाई, उनको इस बात का तमगा मिला हुआ है कि भारत की पहली वो शिक्षिका हैं और भारत के पहले शिक्षक हैं महात्मा फुले। मुस्लिमों में अगर हम बात करें तो फातिमा शेख, जो उस लड़ाई की अभिन्न हिस्सा थी, और उन लोगों के इतिहास को एक तरह से आप ये कहें कि खत्म करने या दबाने का प्रयास किया गया। इस इंडिया में उठा के जब आप फिल्म जगत का इतिहास उठा के देखिएगा तो उसका भी अपना जातीय और वर्गीय चरित्र है। और ऐसा ही नहीं 75 साल 80 साल और 100 साल बीत गए उस दंपति पर मूवी बनाने में, उसको फिल्म के रूप में तब्दील करने में, जहां पे बॉलीवुड अपने नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो फिल्म जगत के अंदर जातिगत भेद, वर्गीय चेतना की बात सामने आती है कि आखिर ऐसे बड़े पुरोधा जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने की बात कही, मुक्ति की बात कही, फ्रीडम की बात कही, महिला एजुकेशन की बात कही, जाति व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने की बात कही, शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात कही, इतने स्कूल खोले उन्होंने, और उनके ऊपर जब हम मूवीज की बात करते हैं, उनके ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी पर आधारित मूवी की बात करते हैं, तो क्या किसी निर्माता और निर्देशक की क्षमता नहीं थी? ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि इतना अधिक आपका फिल्म जगत जातिगत मानसिकता से और वर्गीय मानसिकता से पीड़ित है, जिसका नतीजा है कि आज आनंद माधवन को ये जहमत उठानी पड़ी। तो ये मैं दर्शकों को साफ साफ बताना चाहता हूं कि इतना समय नहीं लगना चाहिए था एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए जो यहाँ की बहुजन आबादी को प्रेरित करता है, एक ऐसे कपल के ऊपर जो इस देश की महिलाओं को प्रेरित करता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार एडुकेशन है। और आप सोचिए, एक बात मैं इसमें डॉक्टर इनकी मैं जोड़ना चाहता हूं, आज मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेलीकम्युनिकेशन, चलचित्र, मूवीज का जमाना है। जितना आप भाषण दे के किताब से नहीं बता सकते, उससे अधिक आप फिल्मों के माध्यम से बता सकती हैं। लेकिन उस पुरोधाओं के मैसेज को ना पहुंचाया जाए कैसे, मतलब लोगों तक उनका मैसेज ना कैसे पहुंचे, इसकी पूरी साजिश की गई। और इस मूवी के रिलीज होने और करने और होने के दौरान भी जिस तरह से साजिशें की गई, रोकने का, बिल्कुल, बहुत सारे कंटेंट को काटने का, ये अपने आप में बताता है कि इस देश में अगर कोई वर्ग है या जाति है जिसने पूरी तरह से इस व्यवस्था पर कब्जा कर रखा है, और जैसे उसके सत्ता को सवालिये निशाने के घेरे में आप लाती हैं, तो कितना बड़ा विरोध हो सकता है, जो कि बड़ा ही, मतलब आप ये कहें कि दुखदाई है, बड़ा ही हास्यास्पद है कि हम 21वीं सदी में रहने की बात करते हैं, जहां हम वाक और स्वतंत्रता की आजादी की बात करते हैं। वहां पर महात्मा फुले की जिंदगी में जो सच्ची घटनाएं घटित हुई हैं, उसको दिखाने की और उसे अलाउ करने की हिम्मत यहाँ के सरकारों में नहीं है। वो एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं है कि महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने कितना संघर्ष किया। उस समाज के बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अभी तक कोई मूवी क्यों नहीं बनी। फिल्म जगत के ऊपर भी है, उनके जातीय और वर्गीय मानसिकता के ऊपर भी है। क्या किसी के पास आर्थिक क्षमता नहीं थी? तो यही हमारा जवाब होगा कि ये इनके मानसिकता की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। और आज अनंत महादेवन जैसे लोग जो प्रयास कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है, उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए दिल से, और हम सैल्यूट करते हैं उनको। जी, बहुत अच्छा आपका जवाब रहा। आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी जन्म शताब्दी पर या जन्म तिथि पर ये मूवी रिलीज होनी थी, लेकिन इतने रोड़े अटकाए गए कि ये मूवी उस दिन नहीं आ पाई। क्योंकि अगर उस दिन आती तो हो सकता है कि देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती। तो ये जो साजिशें ये जो कर रहे हैं इस तरह की मानसिकता वाले लोग, चूँकि सत्ता में बैठे हैं, तो उनको ये लगता है कि अगर ये इनकी अधिकारों की बात की जाएगी, इनकी आवाज़ इन तक पहुंचाई जाएगी, तो ये लोग अपनी
मतलब सभी अपने जरूरतों की ये मांग को पूरी करने का मांग करेंगे, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों से अपने अधिकारों की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया कि ये जो मूवी है ये समाज तक, जनता तक, लोगों तक, हर व्यक्ति तक, हर जन जन तक ये आवाज़ ना पहुंच पाए। अगला सवाल अमित जी हमारा आपसे ये है कि इस फिल्म में निर्माता और निर्देशक ने ऐसा क्या दिखाया है कि जिसकी वजह से कुछ सामाजिक वर्गों या जातियों द्वारा इतना विरोध किया जा रहा था? थैंक यू डॉक्टर रिंकी, ये सवाल बहुत ही अहम है और इसके लिए हमें लगता है कि ये मूवी आपने भी देखी है और ये मूवी हमने भी देखी है। और मूवी के शुरुआत से ही आप देखिएगा तो प्लेग की सबसे पहली घटना दिखाई जाती है 1897 में, जब माता सावित्रीबाई फुले, तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो गई रहती है और वो काम कर रही होती हैं जिसको प्यूबोनिक प्लेग कहा जाता है। वो पुणे में उस समय फैला था और उसी से इन्फेक्शन होने के बाद उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद स्टोरी की जो शुरुआत होती है, जो तर्क होता है, जो वितर्क होता है, किस तरह से फूले दंपत्ति ने इस जाति व्यवस्था के शोषणकारी जो पूरी वो बनी हुई थी, ताना बाना जो बना हुआ था, जिस पर वो सवाल उठाते हैं, किस तरह से महात्मा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया कम उम्र में शादी होने के बावजूद, किस तरह से ब्राह्मणों ने वहां उनका विरोध किया, शिक्षा का विरोध किया, शिक्षा देने का विरोध किया। जब उन लोगों ने स्कूल खोला तो उसको कैसे तोड़ा और फोड़ा गया, किस तरह से महिला शिक्षा के ब्राह्मण वर्ग विरोधी था, किस तरह से कुएं से पानी लेने का, पीने का, मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम बताना चाह रहे हैं समानता का कितना विरोधी था, जस्टिस, न्याय का कितना विरोधी था। आप उस मूवी में उठा के देखिए, जब महात्मा फुले ने ये प्रपोजल दिया 1873 में, जब उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और उन्होंने कहा कि हमें भगवान और भक्त के बीच में जो मध्यस्थता करता है, जो ये हम एकदम खुले शब्दों में कह रहे हैं कि जो दलाली करता है, जो पुरोहित वर्ग है, हम उसको बीच में नहीं आने देंगे। और वो एक कपल की शादी कराते हैं और शादी कराने के बाद किस तरह से वो लोग आते हैं, गेट का दरवाजा खुलवाते हैं, माता सावित्रीबाई फुले उस गेट को खोलती हैं और फिर ये बात वार्तालाप में बदलता है तो लोग कहते हैं कि कोर्ट में चलते हैं। कोर्ट में जाने के बाद उस बहस को सुनिए आप। उस बहस में जो वकील शास्त्री जी हैं और खुद महात्मा फुले जब खड़े होकर के ये बात कहते हैं, ये बात बताते हैं, जो तर्क देते हैं, तो यहाँ बात सामने आती है ये विवाह कराने, और उसमें भी जो उस पक्ष का वकील है वो कहता है कि ठीक है विवाह कोई भी कराए, लेकिन उसका जो चढ़ावा मिल रहा है ना, वो ब्राह्मणों को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है धर्म के इस सत्ता के ऊपर। ये ब्राह्मण और ब्राह्मणों का धर्म, ये कोई अध्यात्म और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, ये आपके रोजी रोटी का सवाल है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये धंधा है, ये धर्म का धंधा है, भगवान के नाम पर धंधा है। और इस बात का सवाल, मतलब मैं मूल उस मूवी के बारे में जो कहना चाहता हूं कि ये मूवी, इस मूवी का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि यह उस विचार को बताता है जिस विचार में समानता है, जिस विचार में न्याय है, जिस विचार में शिक्षा का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है। आप उसमें उठा के देखिए, थॉमस पेन के किताब का जिक्र होता है, बिल्कुल राइट्स ऑफ मैन की बात होता है, उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नारों की बात होती है, उसमें 1860-61 में जो ब्लैक अमेरिकन लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं दास्ता के खिलाफ, स्लेवरी के खिलाफ, उसमें अब्राहम लिंकन का जिक्र आता है। फुले कहते हैं सावित्रीबाई फुले से कि जानती हो अब्राहम लिंकन कौन थे? उनके पिता जो थे वो कॉबलर थे, जूता सिलते थे। कहने का मतलब वो विचार जो है, जो असमानता के खिलाफ विचार है, असमानता को जड़ से उखाड़ फेंकने का विचार है,
समानता लाने का विचार है, व्यवस्था के अंदर शोषण को खत्म करने का जो की बात है। जो गुलामगिरी में वो कहते हैं कि तुम्हारी मानसिक गुलामी जो है, इस वजह से तुम गुलाम हो, इस वजह से तुम्हारा शोषण हो रहा है। ब्राह्मणों ने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लिया इस धर्म के माध्यम से, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, और उस गुलामी के तुम हिस्सा हो, जिसके वजह से तुम गुलाम हो, तुम नकारा हो, तुम्हारे पास छुआछूत की जो चलन है वो होती है, और तुम्हें प्रूफ करना पड़ता है, तुम्हारे परछाई से लोग घबराते हैं। तो कहने का मतलब ये मूवी क्यों इतना इसका विरोध हो रहा, इस वजह से क्योंकि यह उस आइडिया, उस विचार की बात करता है जिसमें असमानता ना हो, जिसमें न्याय हो, अन्याय न हो, जिसमें शोषण न हो, शोषण विहीन समाज बनाने की वो कल्पना करते हैं फूले। इसमें वो कहते हैं कि हम चाहते हैं, वो जो शेख साहब हैं, जो फातिमा शेख के भाई हैं, उस्मान शेख, उनसे वो बोलते हैं कि शेख भाई, हम चाहते हैं कि एक ऐसा समाज बने जहां पर समानता हो, किसी का शोषण नहीं हो। और अब बताइए, इस देश में 80% हिंदू कहते हैं कि हम हैं, और हिंदू कहने वाले तथाकथित लोग क्या मानते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ब्राह्मणवादी विचारधारा। हम बार बार ये ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं कि हिंदू धर्म के जो प्रवक्ता हैं वो असल में ब्राह्मणवादी विचारधारा के पोषक हैं। और वो पोषक किस लिए हैं, क्योंकि वो ब्राह्मणवाद में ऊंच नीच का भेदभाव बनाए रखना चाहते हैं, और उन्हीं से उनकी दुकान चलती है। ये हिंदू धर्म, ये अध्यात्म का आप वो नहीं है, ये व्यवस्था है, इसको ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कहते हैं, और ये पूरी तरह से अर्थ से नियंत्रित होता है। इसमें किसी को अगर ब्राह्मण बोला गया है तो वो उसके रोजी रोटी का सवाल है, और इन सारे व्यवस्था पर ये फिल्म सवाल उठाती है, ये शोषण पर सवाल उठाती है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ऊंच नीच पर सवाल उठाती है। तो वैसे लोग जो इस व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं, वैसे लोग जिनको इस समाज में ऊंच नीच के नाम पर, अगर ब्राह्मण है तो कितना भी अनपढ़ गंवार होगा, दंडवत प्रणाम करेंगे, बाबा बाबा, भले आप पीएचडी हो, लेकिन उसकी सत्ता जहां आ जाएगी, एक लकीर फकीर केवल एक हाथ में कुछ धार्मिक पुस्तक ले लेगा तो सीधे आप दंडवत प्रणाम करेंगे, ये भी भूल जाएंगे कि हम पीएचडी हैं, हम सबसे हाईली एडुकेटेड हैं। ये मानसिकता कैसे लाई गई है, ये मानसिकता क्या है, ये मानसिकता यहाँ की व्यवस्था जो बनाई गई है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, उसकी सत्ता को बताती है, उसी का वो विरोध करते हैं। तो उसको जब चैलेंज आप करिएगा तो क्या इसकी आप क्या लगता है कि इसकी प्रशंसा की जाएगी, या वो समाज जो उस अन्याय को बनाए रखना चाहता है, शोषण को बनाए रखना चाहता है, अपने विशेषाधिकार को बनाए रखना चाहता है, अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता है, क्या वो चाहेगा कि इस तरह की फिल्म बने? और इसी वजह से विरोध हो रहा, इसी वजह से कुछ गानों को, कुछ वैसे पार्ट को कटवा दिए गए जो काफी क्रिटिकल थे, उनकी सत्ता के खिलाफ थे, और इसी वजह से ये फिल्में भी नहीं बनी, क्योंकि वो परिवर्तन की बात करती थी, क्रांति की बात करती थी, बदलाव की बात करती थी। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि ये मूवी मिलियन बिलियन में लोगों ने देखा है, रिकॉर्ड तोड़ तोड़ के देखा है, और ये बात बताती है कि भारत की जनता कितनी बड़ी बदलाव की वाहक है। उन निर्देशक निर्माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी बड़ा कदम उठाया और एक सोते हुए समाज को जगाने का प्रयास किया, एक मूवी बना करके। तो जिनको अपने सत्ता को बनाए रखना, वो मूवी का विरोध करेंगे, जिन्हें बदलाव और न्याय चाहिए वो इस मूवी को देखेंगे और आगे बढ़ाएंगे, ऐसी ऐसी मूवी को बनाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं ऐसे निर्देशकों से और निर्माताओं से कि ऐसे ऐसे बाबू जगदेव प्रसाद पर मूवी बननी चाहिए, पेरियार लले सिंह यादव पर बनना चाहिए, पेरियार पर बनना चाहिए, साहू जी महाराज पर बनना चाहिए, सयाजी गायकवाड़ पर बनना चाहिए, जो सामाजिक न्याय के असल में पोषक थे। तो इसलिए इसका विरोध हो रहा है। डॉक्टर, सत्ता में बैठे हुए लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि, उनको लगता है कि इनको हम लोग सदियों से मूर्ख बनाते चले आ रहे हैं, तो ये लोग मूर्ख ही बने रहे हैं। अपनी सत्ता खोने का उनको अब भय लग रहा है, क्योंकि अब
वो बेवकूफ़ लोग जिनको ये समझते थे ना, वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए, बहुत जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों के बारे में जान रहे हैं, सामाजिक न्याय के बारे में जान रहे हैं, सब चीज़ों को वो समझ रहे हैं, इसलिए वो अब लोग भय खाते हैं। बहुत अच्छा आपका जवाब राबित जी। चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं कि इस फिल्म के द्वारा समाज को क्या संदेश मिलता है। शिक्षा और शोषण आज भी जारी है। यह फिल्म सामाजिक न्याय की मुहिम को आगे बढ़ाने में क्या मददगार साबित होगी? ये कितना फायदेमंद होगी ये मूवी समाज के लोगों के लिए? इससे कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं? अपने जीवन में वो क्या क्या बदलाव ला सकते हैं? क्या वो अपने अधिकारों के बारे में अब जागरूक होना शुरू कर देंगे? जो लोग सोए हुए हैं, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, क्या इस मूवी से वो उनके जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है? धन्यवाद डॉक्टर इनकी ये सवाल उठाने के लिए। बड़ा ही मौजूद सवाल है और इस सवाल को सबको समझना चाहिए कि यह मूवी क्या संदेश देता है। असल में अगर हम कहें ज्योतिबा फूले और उनकी रचनाओं की बात करें तो वो अब वाइडली अवेलेबल है। पहले तो ये पब्लिश भी नहीं होने दिया जाता था। पहले तो हम और आप जानते भी नहीं थे कि ज्योतिबा फूले और महात्मा फूले, केवल इतना बोला जाता था कि सावित्रीबाई फूले महाराष्ट्र की रहने वाली थी, उनका फिलॉसफी क्या था, ये सब कुछ नहीं बताया जाता था। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी, मात्र इतना बताया जाता था। आज तो ये वाइडली अवेलेबल है। नेट पर देखिए, इंटरनेट पर देखिए, पब्लिशर्स देखिए, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जो गुलामगिरी को पब्लिश किया है उन्होंने। इनके कविताओं को लोगों ने लिखा है, बहुत सारी किताबें अब आ रही हैं। और उसी कड़ी में ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया अनंत महादेवन जी के द्वारा, जिन्होंने इन पर मूवी बनाई। बड़ी हर्डल्स, बड़ी तरह तरह के उनको परेशानियां झेलनी पड़ी और साफ साफ संदेश है। हम बार बार अपने रिकॉर्डिंग में कहते हैं, बातचीत में कहते हैं कि बहुजन शब्द की राजनीति की शुरुआत या समझ की शुरुआत ज्योतिबा फूले ने दी थी। इस देश में अगर ब्राह्मणवाद के खिलाफ, अगर सामाजिक न्याय की राजनीति का अगर किसी ने पृष्ठभूमि रखा है तो वो ज्योतिबा फूले हैं। उन्होंने आर्य और अनार्य पर जो लिखा है और जो बोला है कि आर्य लोग आक्रांता थे, अनार्य जो यहाँ के हैं वो बलि के वंशज हैं, ये कोई और नहीं, ये महात्मा फूले ने लिखा है। मतलब एक वैकल्पिक राजनीतिक समझ देने की अगर किसी ने प्रयास शुरुआती दौर में किया सामाजिक न्याय के आंदोलन के इस लड़ाई में, वो ज्योतिबा फूले हैं और माता सावित्रीबाई फूले हैं। तो समाज को साफ साफ संदेश है, उन लोगों को भी संदेश है जो आज भी इस ब्राह्मणवादी और शोषणकारी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं कि भैया चेत जाओ, जिनका जो अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, वो लेने दो, नहीं तो अब ये उठ के खड़े होंगे। खड़े तो हो ही रहे हैं, पढ़ाई की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो उन्हीं की चिंगारी जगाई हुई है जिसकी वजह से हम लोग ये पढ़ाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस सत्ता को, ब्राह्मणवादी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। और ये साफ साफ संदेश है कि अगर तुम जागरूक नहीं होगे, शोषण के खिलाफ नहीं बोलोगे, ये नहीं समझ पाओगे कि ये धर्म और भगवान की सत्ता ने तुम्हें गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये साफ साफ अब तो ये है ना कि जब आपके पास किताब होता तब पढ़ते, तो उस समय शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी आपके लिए। अब तो ये मूवी के फॉर्म में आप इजिली इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि फूले दंपत्ति का विचार क्या था, क्यों शिक्षा को महत्व दे रहे थे। और शायद इस मूवी को देखकर हाशिए पर रहने वाली बच्चे आज समझेंगे कि शिक्षा कितनी बड़ी अधिकार है, और खास करके वैसी शिक्षा जो मानसिक गुलामी को नहीं प्रमोट कर रही हो, तार्किक शिक्षा को बढ़ावा दे। गुलामगिरी उठा के पढ़िएगा तो उसमें यही कहा गया कि पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्राह्मणवाद का पूरा लिटरेचर पढ़ जाइए और अपने आप को कहिए कि हम बड़े पढ़े हुए हैं। नहीं, तर्क, आपको मानसिक रूप से कैसे गुलाम बनाया गया, आप ही के खिलाफ कैसे काम करवाया जा रहा है, आप ही के भाई बहन और आप ही के समाज के लोगों के खिलाफ कैसे बुलवाया जा रहा है, ये सारी चीजों को समझने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ये मूवी देता है। इसे देखना चाहिए। इसके साथ साथ जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है
वो लड़ाई और मजबूत होगी। जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उनको विजुअल तरीके से आप इसे दिखा सकती हैं। इसका बहुत सारे जगहों पे पब्लिकली मंचन किया जाएगा, दिखाया जाएगा। वो इजीली यूट्यूब पे इजीली ये अवेलेबल होगा। वैसे लोग जिनके पास कोई साधन नहीं था वो इजीली देख पाएंगे इसको और समझ पाएंगे अपने पूर्वजों की लड़ाइयों को, कि किस तरह से सावित्रीबाई फुले पर ब्राह्मणों के बच्चों ने गोबर फेंका था, कैसे हमारे पूर्वजों को इंसल्ट किया गया था। आज वो पढ़ लिख करके उन ब्राह्मणों से हिसाब मांगेंगे, और हिसाब जब मांगा जाएगा तो लोग हिसाब नहीं दे पाएंगे। और यही है हक की लड़ाई। ये लड़ाई और मजबूत होगी। अब और ज्यादा लोग, अब ज्यादा महिलाएं, बच्चियां समझेंगी शिक्षा के अधिकार को। और आने वाले समय में हम बार बार कहते हैं कि तुम्हें वो लिटरेचर पढ़ने की जरूरत है दोस्तों, खास करके वैसे जो हाशिए पर से लोग आते हैं, वंचित। क्योंकि इस देश में आदर्श अगर हम मान करके चलें तो शोषकों का आदर्श पुरुष अलग होता है और शोषितों का आदर्श पुरुष अलग होता है। हमारे देश में अगर हमें सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले हमारे आदर्श हैं, अंबेडकर हमारे आदर्श हैं, पेरियार हमारे आदर्श हैं, बाबू जगदेव प्रसाद हमारे आदर्श हैं। वैसे नहीं हो सकते जिन्होंने हमें मानसिक गुलामी और धार्मिक गुलामी में हमेशा बांधे रखा, और जब हक की बात हुई तो हमें यह कहा कि तुम नीच जाति से आते हो। इसमें यह भी बात दिखाई गई है। जब आजादी की लड़ाई की बात हो रही है तो महात्मा फुले ये पूछते हैं कि जब आजादी की लड़ाई लड़नी है तो हम सब हिंदू हो गए, और जब हमारे अधिकार की बात है, हमारी शोषण की बात है, तो तुम हमारे परछाई से भी होते हो, सबसे पहले इसको खत्म करो। और आज ये क्यों रिलेवेंट है? आज जब हिंदुत्व की बात होती है तो हिंदू और मुसलमान में लड़ने के लिए हम हिंदू हो जाते हैं, और जब हक की बात होती है तो हम दलित और पिछड़ा हो जाते हैं। जब आरक्षण बढ़ाने की बात होती है तब हमें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मुसलमानों से और किसी और से लड़ना है तो हम हिंदू, ग्रांड हिंदू, ग्रेटर हिंदू हो जाते हैं। ये सवाल आज भी रिलेवेंट है। लेकिन डॉक्टर इनकी मैं एक बात और कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि पहले वाली जाति व्यवस्था जिस तरह की बनी हुई थी वैसी आज है। आज बहुत सारे परिवर्तन हुए, और ये परिवर्तन शोषण करने वाले लोगों की वजह से नहीं हुई है। ये हमारे पूर्वजों जैसे ज्योतिबा फुले, पेरियार जिनका हमने नाम लिया, उनकी लड़ाइयों, उनकी शहादतों की वजह से हुई है। बाबू जगदेव प्रसाद जैसे लोगों के शहादतों की वजह से आज ओबीसी और वंचित वर्ग के लोग सत्ता में काबिज हो रहे हैं। और ये आने वाले समय में इस मूवी के बनने से बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं। ये आने वाले समय में आप सोचिए जितने लोग देख रहे हैं वो अपने घर में क्रांति स्थापित करेंगे, और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं के फौज में शामिल होंगे, और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है। लेकिन एक मेरा सवाल आपसे अमित जी ये भी है कि वो जो उच्च वर्ग के लोग हैं, या हम कह दें ब्राह्मणवादी मानसिकता की सोच के जो लोग हैं, वो लोग इस मूवी का अभी भी विरोध कर रहे हैं। वो कभी भी चर्चा ही नहीं करते हैं कि ये मूवी आई हुई है और बहुत अच्छी है, हम सभी को देखना चाहिए। तो इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें मैं एक ही बात कहूंगा जो मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ पर जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं वो बाहर से दिखाने के लिए अपने आप को बहुत बड़े बौद्धिक, बहुत बड़े चेतनशील, समझ रहे हैं, बहुत बड़े आप कहें कि लिबरल, उदारवादी, लेकिन असल में उनके दिमाग और पूरे मानसिकता में ब्राह्मणवादी और जातिवादी शोषणकारी मानसिकता भरी होती है। दिखाने के लिए ऊपर से कोई वो सारी चीजें होती हैं। आप 100 लोगों को अगर एक यूनिट मान के चलिए तो उसमें 1-2 लोग ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत आपके लिए कल्याणकारी मानसिकता, सामाजिक मानसिकता। जैसे ज्योतिबा फुले के साथ उनके एक मित्र थे, वो भी तो ब्राह्मण ही थे, लेकिन वो ब्राह्मणवादी मानसिकता की सोच से ग्रसित नहीं थे। और यही बात वो कह रहे हैं जो फुले उसमें बोल रहे हैं कि देखो हमें ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं है, हमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था से दिक्कत है, मानसिकता से दिक्कत है। तो बार बार मैं ये कहता हूं कि जो ये लोग कहते हैं, आप सोचिए कि जो बौद्धिक होगा वो अन्याय का विरोध करेगा, जो बौद्धिक होगा वो समानता का सपोर्ट करेगा,
ठीक है, वो सबके हक की बात करेगा, लेकिन ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों से आप मिल करके पूछ लीजिए तो हमेशा सामाजिक न्याय के लिए जो प्रतिनिधित्व का सवाल है उसका विरोध करेगा, वो संविधान का विरोध करेगा। वो क्या कहेगा कि हमें सनातन के समय में जो वर्ण व्यवस्था थी वही व्यवस्था चाहिए। तो भैया वो व्यवस्था तो ऊंच नीच पर आधारित है, वो हमेशा उस शोषणकारी व्यवस्था को बनाए रखने की बात करेगा। मंच से जरूर बोल देगा कि ना ना ना, हम तो संविधान में जो दिए गए प्रतिनिधित्व का बात है, आरक्षण का बात है, उसके सपोर्ट में, लेकिन उससे व्यक्तिगत मिल के देखिए उसके उसके मानसिकता, उसके विचार, उसके व्यवहार, उन सब में वो जो शोषणकारी मानसिकता है वो साफ साफ झलकना शुरू हो जाएगा। वो कभी भी प्रोग्रेसिव प्रगतिशील विचारों पे बात नहीं करेगा। अगर उनकी हिम्मत है तो लिख के दिखाएं। अगर इतने ही वो बौद्धिक हैं, इतने ही वो सामाजिक हैं, सामाजिक न्याय के वो पुरोधा हैं, या संविधान में वो विश्वास करते हैं, कभी इन ब्राह्मणवादी मानसिकता के संगठनों ने और व्यक्तियों ने कभी भी भारत में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था खत्म करने का आंदोलन किया हो डॉक्टर रिंकी, तो हमें एग्जाम्पल उठा के दिखा दीजिए। एक भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि ये सारा पाखंड है, जनता को दिखाने के लिए कि हम बड़े न्याय प्रिय हैं। किसी अंग्रेज ने कहा था कि इस देश में ब्राह्मण से उम्मीद ही मत करिए कि वो न्याय प्रिय होगा। यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मणवादी विचारधारा में विश्वास करने वाला व्यक्ति, वो ओबीसी भी आज का हो सकता है, वो दलित भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है। यहाँ बात उस मानसिकता की है। और इसी वजह से हम बार बार कहते हैं आरक्षण का विरोध करने वाले मोस्टली लोग मेजोरिटी में जो होते हैं वो एक ही वर्ग और जाति से क्यों आते हैं। इस मूवी का विरोध करने वाले लोग केवल एक ही जाति और वर्गीय समूह से क्यों आते हैं। ये इस बात का द्योतक है कि उनकी ये शिक्षा की बात, उनकी बौद्धिकता की बात, उदारता की बात, ये सब ढकोसला है और आपको और हमको मूर्ख बना करके रख करके अपने शोषणकारी व्यवस्था को चलाए रखने का तौर तरीका है। इसीलिए फूले इस मूवी में कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि भक्त और भगवान के बीच में दलालों की जरूरत नहीं है। और जहां पर ये दलाल आ गए तो वही है ब्राह्मणवादी व्यवस्था। इसलिए इस भूत को उतारने की जरूरत है, कहते हैं उस मूवी में। बिल्कुल जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हमारा अंतिम सवाल होगा आपके लिए। अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि भारतीय समाज में महिलाओं को हमेशा शिक्षा एवं संसाधनों से वंचित रखने का प्रयास होता रहा है। इस फिल्म के माध्यम से शिक्षा की लड़ाई को दिखाने का प्रयास किया गया है। यह फिल्म किस रूप में महिला शिक्षा या महिला अधिकार की लड़ाई को प्रेरित करता है? बहुत अच्छा सवाल डॉक्टर। बताएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को कि शायद है कि अगर ज्योतिबा फुले इस चिंगारी को नहीं लगाई होती तो शायद है कि मैं आपसे ये प्रश्न नहीं कर रही होती। बिल्कुल डॉक्टर, एक बहुत ही मतलब रिलेवेंट सवाल है। और आप देखिए 2 एग्जाम्पल उस मूवी से ही उठाते हुए हम देंगे। पहला तो ये कि वो पहली शिक्षिका हैं जो इस देश में हुई, मतलब महिला के रूप में। और दूसरी बात ये कि उनके साथ साथ जो उनकी मित्र थी फातिमा शेख, कुछ लोग प्रयास आज करते हैं कि उनको काल्पनिक चरित्र बता दिया जाए। वो दोनों मुस्लिम धर्म में अगर हम बात करें तो सबसे पहली वो महिला वो थी, और ये अगर ब्रॉडर हिंदू की बात करें तो उसमें दूसरी जो घटना उस मूवी में दिखाई गई है कि जब महात्मा फुले का देहांत होता है तो जो चिता जलाने के समय मतलब जो दिया जाता है, हम शब्द बोल रहे हैं, तो अग्नि देना, मुखाग्नि देना, वो मुखाग्नि वो देती हैं। और उनके पत्र देश बंधु जो सत्यशोधक समाज या उन लोगों का जो दैनिक पत्र होता था उसमें उसका रिपोर्टिंग होता है कि भारत में पहली बार किसी महिला ने अपनी पति की खुद से मुखाग्नि दी है चिता को। वो वैसी महिला हैं, वो वैसी शिक्षक हैं जिन्होंने 20 से 22 स्कूल खोले महिलाओं के लिए। और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि उन स्कूलों में आने वाली बच्चियां
किसी जाति से बिलोंग नहीं करती थी, किसी खास जाति से बिलोंग नहीं करती थी, वो सबके लिए खुली थी। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था वो किसी धर्म और जाति की महिला हो उसके शिक्षा का विरोधी था। आप ये उठा के देखिए कि पुनर्विवाह के मामले में आप उनका वो देखिए कि जो विधवा हो जाती थी महिलाएं, उनके लिए उन लोगों ने धर्मशाला खोला। उनका जो दत्तक पुत्र था, एडॉप्टेड जो सन था, वो किसी दूसरी विधवा महिला से पैदा हुआ, जिसको यशवंत हम लोग जानते हैं उस नाम से। तो कहने का मतलब ये है डॉक्टर रिंकी कि जो उन्होंने इस देश में दिया जलाया, वो दिया अपने आप में स्त्रीवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। जो आज हम फेमिनिज्म कहते हैं, हमें नहीं लगता कि माता सावित्रीबाई फुले से बेहतर स्त्रीवादी इस देश में हुआ होगा। जैसे पुरुषों में कहते हैं कि पुरुषों में भी अगर उठा के देखें तो कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भारत में पहले पुरुष स्त्रीवादी थे। लेकिन हमको ये लगता है, मतलब हमारा ये पर्सनल ओपिनियन है, हमें ये लगता है कि क्या महात्मा फुले से बड़ा कोई पहला स्त्रीवादी हो सकता है, जिन्होंने अपने पत्नी को इतने छोटे से उम्र में घर से विरोध करके, अपने पिता से विरोध करके उनको पढ़ाया, उनकी सारी लड़ाइयों में उन्होंने साथ दिया, कभी उन्हें ये अकेले नहीं पढ़ने दिया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भारत में अगर शिक्षा की चिंगारी, भारत में अगर मुक्ति की आजादी महिलाओं की हम कह रहे हैं, स्कूल खोल करके उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बना करके, इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, इसके साथ साथ उन्होंने समाज में ये मैसेज दिया, ये स्थापित किया कि देखो जो पुरुषवादी व्यवस्था है, पुरुषवादी जो सोच है, जो पूरी तरह से ब्राह्मणवादी सोच से जुड़ा हुआ है। क्यों ब्राह्मणवादी हम सोच कह रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में मोक्ष की प्राप्ति कब होगी आपको? मोक्ष तभी होगा जब आपका बच्चा जो होगा वो पुरुष हो, वो वही मुखाग्नि देगा, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति। आज भी वही जारी है, बदस्तूर जारी है। अभी भी लोगों की मानसिकता में यही है कि नहीं नहीं नहीं, बेटी हो जाएगी तो हमको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? इसको कुल ही खत्म हो जाएगा, कुल ही खत्म हो जाएगा, नाम खत्म हो जाए। तो ये अपने आप में परिचायक किस बात का है? पुरुषवादी सोच का। और इसको ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, पिंडदान के नाम पर, मोक्ष के नाम पर, मुखाग्नि के नाम पर क्या बनाए रखा? मतलब इसमें पुरुषों की सत्ता, और उसको चैलेंज करने का प्रयास माता सावित्रीबाई फुले करती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं को कह रही हैं कि तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ो। ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ये व्यवस्था किसी ने बनाई है, ये भगवान ने नहीं बनाया है। उन्होंने ये बताया कि इसको भगवान के द्वारा बनाया जाना क्यों बताया गया? ताकि तुम सवाल ही ना करो, ताकि तुम उसके खिलाफ बोलो ही मत, क्योंकि भगवान से तो डरोगी ना, किसी और चीज से नहीं डरोगे। लेकिन ये हम कहेंगे कि देखो ये पूरी व्यवस्था जो बनाई गई, ये भगवान ने बनाई, ईश्वर ने रचित किया है, इसको वेद में बोला गया और वेद को भगवान ने लिखा है। जैसे ये बोला जाएगा ना, तो आपकी बात करने की और तर्क करने की क्षमता वहीं पे कुंद हो जाती है, क्योंकि वहां पर ईश्वरीय शक्ति की बात कर दी जाती है। तो ये कौन व्यक्ति था, ये कौन महिला थी जो महिलाओं की ये बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है, पाखंड और अंधविश्वास किसी खास जाति और वर्ग के लोगों का पेट भरने के लिए किया गया। जैसे वो कहती हैं विवाह वाले मुद्दे पर, जो कोर्ट में ये बात आती है, जो ज्योतिबा फूले कहते हैं कि भाई ये मामला उनके पेट का है और इसी वजह से वो लोग ऐसा चाह रहे हैं। तो यहां धर्म कहां है? यहां पर अध्यात्म कहां है? यहां भगवान कहां है? ये अर्थ की लड़ाई है। तो इस रूप में वो ये करती हैं कि भाई शिक्षा ही वो हथियार है जिससे तुम्हें, उसमें मुक्ता साल्वे की बात की गई, जो कविता लिखी है बच्ची, वो अखबारों में प्रकाशित होता है, अंग्रेज अधिकारी। और ये देखिए बड़ा अजीब परिस्थिति कि जब आप अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो आपको कह दिया जाता है कि तुम देशद्रोही हो, देश विद्रोही हो, तुम अंग्रेजों से मिल करके क्या कर रहे हो, और
जब वही लोग जो आज़ादी के नाम पर केवल अपने जाति और अपने समाज और अपने अपने वर्चस्व की राजनीति कर रहे थे, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। ये सवाल इस मूवी ने पूछा है, इस सवाल को इस कैरेक्टर ने जिया है। इन 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 जो जिन लोगों ने भी इसमें काम किया है वो उस व्यवस्था के ऊपर ये सवाल उठाते हैं और लोगों में यही बेचैनी है। तो आने वाले समय में इस मूवी के माध्यम से, इन कैरेक्टर्स के माध्यम से महिलाएं भी ये समझ पाएंगी कि हमारा अधिकार कैसे मिलेगा, कहाँ पे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, कौन कर रहा है, हमारा असली दुश्मन कौन है, हमें लड़ना किसके साथ है, किसके खिलाफ लड़ना है, किस चीज के लिए लड़ना है, कौन हमारा दुश्मन है। और इस रूप में आने वाले भी समय में आप कह सकते हैं कि आने वाले 100 सालों में या 50 सालों में ये मूवी और लोगों को प्रेरित करेगी कि उनके ज्योतिबा फुले और महात्मा फुले के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर वो काम करें और नए उनके बातों को सामने लें, नए मूवी बनाए, नए तरीके से देखने का कोशिश करें। और हमें लगता है डॉक्टर इनकी कि असल में यही वो आदर्शवादी लोग हैं या आदर्श साबित हो सकते हैं जो असल में महिलाओं की मुक्ति का राह प्रशस्त कर सकता है। तो इस रूप में इस मूवी को देखा जाना चाहिए और हम उम्मीद करेंगे सबसे अधिक महिलाओं को देखने की जरूरत है इसे। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सभी प्रश्नों का मेरे जवाब दिया। इस मूवी को मैंने भी देखा है और मेरा आग्रह है कि वो सभी महिलाएं इस मूवी को निश्चित तौर पे देखें, क्योंकि ये लड़ाई शिक्षा की है और इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की ही शिक्षा की लड़ाई है देखा जाए तो। क्योंकि सावित्री बाई फुले को ही नहीं लोग पढ़ने दे रहे थे और सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों की शिक्षा की बात की गई है। इसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितना ताने बाने लोगों को सुना, बहुत सारा मानसिक शारीरिक प्रताड़ना बहुत सारी मिली, बहुत जगह उनको मारा गया। ज्योतिबा फुले को भी लोगों ने मरवाने के लिए बहुत सारा इसमें ऐसा कुछ दिखाया गया है। तो शायद है कि आप इस मूवी को देखें तो आप समझ पाएंगे कि सच में हम लोगों को कितना दबा कुचला समझा गया है, कितना हमारे अधिकारों का हनन किया गया है, कितना हमको दबा करके रखा गया है। स्त्रियां इस मूवी को जरूर से जरूर देखें। इस मूवी को मैंने देखा है और मुझे लगता है कि शायद है कि ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले नहीं होती तो आज हम इस मंच के माध्यम से जो अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा पा रहे हैं शायद नहीं पहुंचा पाते। ये उन्हीं की देन है कि आज हम शिक्षित हैं। तो पुनः हमारा माता सावित्री बाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि वे जीवित तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारा उनको नमन है और हमारा उनको श्रद्धांजलि भी है। ऐसी और कितनी सावित्री बाई फुले जन्म लें और अपने अधिकारों की लड़ाई करें और इस शोषणकारी नीति के लोगों को चैलेंज करें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। कोई आपका प्रश्न है तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न भेजें और अगर आपका कोई विषय भी है जिसमें हम चर्चा कर सकें तो ज़रूर से ज़रूर वो विषय मुझे आप कमेंट बॉक्स में भेजें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।